नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी, आप देखें सच सिंगिंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक है जो हम बात करें। सबसे पहले चलते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में नाज़रीन जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है। सबसे पहले चलते हैं अयासत के स्टेटमेंट के ऊपर। अयासत ने क्या स्टेटमेंट दिया और क्या वो अयासत मुखालिफ स्टेटमेंट क्या कितना डेट्रीमेंटल था अयासत के लिए, और दूसरा ये कि इसके ऊपर अयासत खामोश क्यों है और उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या जो अयासत देखेंगे वो डीसी हो सकते हैं। इसका मज़ीद ऑप्शन भी देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन जो पॉसिबल हैं अयासत के खिलाफ, जिसके तहत अयासत के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसके अलावा हम देखेंगे मौलाना अताउर रहमान का स्टेटमेंट जो उन्होंने साइड में करके दिया, और इस तरह के तवातुर के साथ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसमें अहमद शाह नूरी साहब भी देख लें, फिर आप इसमें दूसरे लोग भी देख लें, जिसमें महमूद अशरफ साहब देख लें, जिसमें मरीम नवाज देख लें, नौशी साहब देख लें। फिर इसका एक पूरी चेन ऑफ कमांड आपको नजर आएगी इस स्टेटमेंट्स की, जिसमें ये हर एक के बाद एक जो है वो ऐसे मुखालिफ बयानी को जो है प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इंडिया को एक तरह से वो दे रहे हैं कि ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। हालांकि इन चीज़ों में हकीकत कोई नहीं है, बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन जो है लगाए जा रहे हैं और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त मुसलमानों की तरफ से भी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की तरफ से भी। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या इनके पीछे कौन है और इनको क्या आखिर ये स्पॉन्सर कौन कर रहा है इनको, और इनके पीछे आखिर इनका एजेंडा क्या है और हिडन एजेंडा क्या है और क्या पाकिस्तान में करना चाहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जो DGISPI में जनरल बाबर खान साहब के स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने आखिर क्या रिस्पॉन्स दिया इसके ऊपर, और दूसरे कि रियासत से वाले से क्या सोच रही है। तो इसको भी हम उसको भी नज़र डालेंगे। तो हम जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं उसमें बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं, तो इंटरनेशनल टॉपिक्स हम देखेंगे वो देखेंगे कि तुर्की में जो भी ज़लज़ला आया है उसके ऊपर भी देखेंगे ज़लज़ला जो था वो उसके तहत कितनी हालातें हुई और उसमें क्या क्या नुकसान हुए। और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि ज़लज़ला कुदरती था या ये फिर दूसरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये ज़लज़ला जो है बर्पा किया गया था तुर्की में। और दूसरा ये कि इस ज़लज़ले पे कौन कौन खुश है, कौन से ममालिक हैं वो खुश दिखाई देते हैं और कौन कौन से ममालिक हैं वो वाकई तुर्की के साथ खड़े हैं इस वक्त इस गम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में और इससे कर्ब की घड़ी में। तो अब ये भी देखेंगे कि इसके हम ये देखेंगे कि जो माइक पोम्पियो थे उन्होंने जो दौरा किया है 5 मुल्कों का, जिसमें इंडिया, वियतनाम और मालदीव, श्रीलंका और इस तरह के देव मुल्क शामिल हैं, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ दिया। और ये इलेक्शन जो अमेरिकी इलेक्शन 2020 से पहले रहेंगे, 3 नवंबर से पहले ये दौरे किए जा रहे हैं। और इसमें बीका एग्रीमेंट जो साइन किया गया है उसको भी देखेंगे बीका एग्रीमेंट आखिर कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और दूसरा इंडिया के लिए। तो इसका ये भी देखेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं रीजन में, और उसके पर रीजन में क्या डिस्टेबलाइजेशन जो है वो मतवक्की है। तो इसके अलावा मज़ीद टॉपिक्स में देखेंगे कि आया जो फ्रांस में जो अभी इस वक्त मुजाहिदे चल रहे हैं, फ्रांस में जो इस वक्त वाक़या चल रहे हैं उसको भी देखेंगे कि फ्रांस के साथ मैक्रोन जो है वो किन क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं, वो क्या नया ग्लोबल एजेंडा लाने वाले हैं और क्या तब्दीली लाने वाले हैं, और क्या खुद कोई फॉल्स फ्लैग फ्रांस में करवा सकते हैं, और क्या वो फ्रांस में फॉल्स फ्लैग करवा के क्या वो तुर्की या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी देखना बाकी है, या मुस्लिम दुनिया जिधर अगर कोई और मुस्लिम कंट्री मौजूद हो तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भी देखना बाकी है। जिसने अमेरिका ने एक फॉल्स फ्लैग करवाया था अपने मुल्क में और उसके बाद इसने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। तो इस तरह ही हम देखिए मौजूद देखेंगे कि इसमें आने वाले वक्त में होता है क्या। तो सबसे जाते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो टॉपिक्स थे वो थे अयासत का वो बयान, जिसके बाद इंडिया ने उस बयान को किस तरह यूज़ किया, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, किस तरह जहरीला प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस तरह हम देखेंगे आखिर अयासत ने ऐसा कहा क्या था। तो वो कुछ क्योंकि अयासत ने एक स्टेटमेंट दिया फ्लोर द हाउस पे, यानी कि असम्बली के फ्लोर पे। उसने कहा कि जी उन्होंने कहा जी कि बेसिकली कहा यह था कि जब अभिनंदन को जब वापस किया गया तो उस वक्त जो थे वो मुबैना तौर पर उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी या फिर दूसरे जो अहम शख्स उनकी टांगें काम पर नहीं थी, वो उनको नजर थी, ये थी वो थी। तो इस सिलसिले में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक बयान दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान था, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया इस वक्त उन्होंने कहते हैं अयासत साहब को। और वो बयान क्या था आइए सुनते हैं। नवाज शरीफ के चंद टके बचाने के लिए उसकी बेटी का दिया हुआ बयानिया बोल के झूठा और भोंडा इल्जाम लगाया। रियासत को अमल करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी पे अब रियासत को हरकत में आना पड़ेगा। इसमें जो हमारे सीनियर तरीन लोग हैं उन्हें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। आप आर्मी के रैंक एंड फाइल के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्पस आपका यह है कि बगावत हो, यहां पर किसी किस्म की हलचल मचे और आपका एहतसाब खत्म हो। आपने तो यह भी पैगाम भेजा कि आपने मार्शाला लगानी लगा लें, हम आपके साथ होंगे। सियासत करें, बगावत ना करें, वरना रियासत जानती है बगावत करने वालों के साथ क्या किया जाता है। आप कहते हैं कि टांगें कांपती हैं, टांगें उनकी कांपती हैं जो जद्दा जाते हैं एग्रीमेंट करके, टांगें उनकी कांपती हैं जो यहां बीमार बनते हैं और भाग जाते हैं बाहर।
क्या लीडर है आपका, क्या बातें करते हैं आप। एनफ इज एनफ। आपको अब अपनी बकवास बंद करनी चाहिए, सियासत करनी है। इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है ना मैदान में, आप लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा। ये बेवकूफ आदमी बयान देता है बाहर जाके, और दूसरी तरफ कहता है मुझे कारगिल का नहीं पता। ना तुम्हें कारगिल का पता, ना तुम्हें मॉडल टाउन का पता है। हुकूमत तुम अम लेने के लिए करते थे। पुलवामा के अंदर जो डिप्लोमेसी की हमने, उन्होंने उसकी बात की कि जो पाकिस्तान ने उसमें डिप्लोमेसी के अंदर, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए उसी टाइम अपने आप को करेक्ट किया। स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने उसी टाइम एक्सप्लेन किया कि वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी के तौर पर अपने एहसासात बता रहे थे। जब पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमलावर हुआ तो हमने किस तरीके से उनके 2 जहाज मार गिराए, वो उसके बारे में। तो नाज़रीन, आपने वो बयान सुना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान था शहबाज गिल। उन्होंने उसमें कहा था कि वैसे अगर टांगें कहाँ पर ही होती हैं उनकी, तो ये हालात में होते हैं। और वैसे भी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो टांगे कांपने की, उनकी टांगें कांपने की, वो अपनी टांगें कटवाना पसंद करते हैं, अपनी शहादत को प्रेफरेंस देते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपनी जान की कुर्बानी में ऐसे भी नहीं करते वो। और आप लोग कहते हैं सिर्फ बयान देते हैं, आप लोग सिर्फ कहते हैं, आप लोग सिर्फ अटैक करते हैं, आप लोग सिर्फ इंतशार फैलाते हैं, आप लोग सिर्फ डिवीज़न पैदा करते हैं। तो फ़ौज जो है एक मुनज़्ज़म इदारा है और उसको इस तरह के बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़ौज जो है वो रियासत का एक अहम जुज़ है, एक अहम सतून है। और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो पूरी कौम है, जो उस वक्त शाना बशाना खड़ी है अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ, और इन दुश्मन क़ुव्वतों के साथ भी इंशाअल्लाह यानी कि इनको ज़बरदस्त मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगर ये रियासत के से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली, जैसे पिछले में बता चुका था कि रियासत की माँ की तरह होती है, जिसकी शहरी उसके बच्चों की तरह होती हैं, जिसमें इसमें रियासत के बच्चों में ये अवाम भी शामिल होती है, इसमें ससना भी शामिल होता है, इसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल होते हैं, तमाम तबका मतबा है के लोग शामिल होते हैं जो उसके बच्चे कंसिडर किए जाते हैं उस रियासत के। तो रियासत माँ जो होती है वो अपने बच्चों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ती और कभी भी अपने बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ती। कि स्टेट जो होती है वो ओनरशिप लेती है अपने सिटीजन्स की। तो इसमें अगर कोई सिटीज़न या कोई वो किसी भी तक मकतबा है फ़िक्र का जो नुमाइंदा या कोई भी फ़र्द अगर रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी बात करता है, तो यानी वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ बात कर रहा है इस तरह से, यानी कि सिंपल वर्ड्स में, तो क्या माँ जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी? लेकिन मैं बता एक बात बताऊँ, माँ के अंदर हौसला बड़ा होता है, माँ के अंदर बर्दाश्त बड़ी होती है, माँ के अंदर प्यार बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई नाखल्फ बेटा या नाखल्फ औलाद जो है वो अपनी माँ से बदतमीज़ी करे, माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, माँ के ऊपर तोहमतें लगाए, माँ को बेइज्जत करे, तो क्या माँ जो है वो अपने बाकी बच्चों को लावारिस छोड़ देगी? क्या वो बाकी बच्चों की तौहीन बर्दाश्त करेगी? कभी भी नहीं। रियासत या माँ जो होती है वो अपने बाकी बच्चों को बचाने के लिए, अपने बाकी बच्चों की हिफाजत, अपने बाकी बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए उस बच्चे को एक सबक देती है, एक लेसन देती है, एक वो देती है, यानी कि एक तरह से उसको वो देती है, यानी कि क्या कहते हैं आप उसको, लेसन देती है कि वो लेसन जो होता है वो ठीक ठाक लेसन होता है। और वो लेसन क्या हो सकता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि अयाज सदीक़ साहब ने स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसको ऐसा हाईलाइट किया, ऐसा प्रमोट किया कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया अपने न्यूज़ चैनल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसने। तो इसमें अयाज सदीक़ साहब ने भी एक क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की थी, देखिए मेरा बयान ये नहीं था, मेरा बयान देने का मकसद ये नहीं था, मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये किया गया, वो किया गया। हालाँकि जो उन्होंने बात कही वो एज़ इट इज़ इंडियन मीडिया प्ले की, उसमें किसी किस्म कोई भी एडिट नहीं किया गया, कोई भी इसमें ट्विस्ट नहीं डाला गया, बल्कि उसको एज़ इट इज़ प्ले किया गया जिसने उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो उसमें हुआ कुछ क्योंकि अयाज सदीक़ साहब ने फिर जब ये स्टेटमेंट दिया, तो अब ये देखेंगे उनके स्टेटमेंट के बाद फिर फेडरल मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिविल अफेयर्स ने भी बयान दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। इसका अली मोहम्मद खान साहब ने भी पूरा क्लियर बताया कि किसी भी एमएनए को या किसी भी फ़र्द को जो है वो इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अगर वो रियासत के खिलाफ कोई भी बात करता है या कोई भी चीज़ वो ऐसी प्रमोट करता है, किसी किस्म का भी वो तहमत लगाता है, किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाता है रियासत को, तो वो किसी किस्म का इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और ये कि अयाज सदीक़ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। इसी सिलसिले में अयाज सदीक़ के ख़िलाफ़ जो है वो थाना सिविल लाइन्स में एक दरख्वास्त दी गई है दर्ज मुकदमा की। और उसमें बेसिकली अभी तो थाने वालों ने वो दरख्वास्त जो है वो लीगल डिपार्टमेंट को भेज दी है कि वो उसको रिव्यू करें और फिर वो कोई रिकमेंडेशन दें ताकि उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जा सके अयाज सदीक़ साहब के ख़िलाफ़। तो अब देखना ये कि क्या अयाज सदीक़ जो है वो
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और दूसरा कि क्या स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर जो है वो कोई एक्शन ले सकती हैं खुद से, और क्या वो डी-सीट कर सकती हैं इस वक्त अयाज सदीक़ साहब को, तो ये देखने की बाकी है। तो इस सिलसिले में भी अयाज सदीक़ साहब ने एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया अभी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी सबूत हैं और भी राज हैं, और मैं वो भी अफशां कर सकता हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो मैं वो भी राज अफशां कर दूँगा। तो अब देखने की बात यह है कि ये बयानियाँ जो है वो क्यों लेके चल रहे हैं ये लोग, और क्यों आगे प्रमोट कर रहे हैं, और इस वजह से मुल्क में क्यों इंतशार फैला रहे हैं ये लोग, और इनका बुनियादी मकसद क्या है, और उनको आखिर कौन बैकअप कर रहा है, कौन इनको बैक पीछे से फंडिंग कर रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। अगर आप इसके पीछे जाएँ तो आपको वो तमाम ममालिक गैर ममालिक वाज़ेह हो जाएंगे जो इनकी मुकम्मल तौर पर पुष्पनाही कर रहे हैं, इस वक्त मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, माली तौर पर भी और वैसे भी। तो इसमें आप देखेंगे कि अयाज सदीक़ साहब ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मैं ये और भी राज अफशां कर दूँगा। इसने खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी एक बयान दिया कि अगर अयाज सदीक़ साहब कोई कार्रवाई की तो हम जो हैं वो मज़ीद चीज़ें जो है वो अफशा करेंगे। तो ये धमकियाँ किसको दे रहे हैं, कोई भी धमकियाँ देने वाले होते कौन है रियासत को, क्योंकि रियासत जो होती है वो माँ होती है, और माँ जो होती है वो कभी भी गद्दार को बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बेसिकली अगर आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान देंगे तो बगैर उससे क्या तवक्को की जा सकती है। और दूसरा ये कि मुस्लिम लोगों को ये लाइन कौन दे रहा है, यानी कि इस तरह के बयान के कौन कह रहा है कि ये बयान नहीं। तो बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फाइनल अटैम्प्ट कर रहे हैं कि मैं मुस्लिम लोगों को अपना फाइनल अटैम्प्ट करें कि मैं ग्रिप कर लूँ मुस्लिम लोगों को। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपनी तमाम पार्टियों ने कहा है कि वो सिर्फ मुकम्मल तौर पर एंटी पाकिस्तान जो है वो लाइन लें। तो इसके अलावा से इसके हवाले से उन्होंने 12 जो पार्टी मेंबरान हैं उनको उन्होंने तलब किया है लंदन में। तो आप देखना ये है कि क्या वो 12 मेंबरान जो है वो लंदन जाते हैं या फिर वो रजू करते हैं दोबारा से अपने गुनाहों की या अपने जो गलतियाँ उनकी माफ़ी तलब करते हैं, या उनसे यानी कि उनसे आप अपने आप को अलहदा कहते हैं। तो उसमें देखना ये है कि मुस्लिम नून जो है वो आखिर ये इंतहाई कदम क्यों ले। तो ये सबके पास सामने वाज़ेह है कि मुस्लिम नून जो है वो सिर्फ NRO चाहती है, वो सिर्फ डील चाहती है, वो सिर्फ डील चाहती है। वो चाहती है कि हमें बस ये NRO दे दें तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इनको किसी किस्म का भी NRO ना दें, इनकी किसी बातों में ना आए, इनको किसी किस्म की कोई भी डील ना दें, और इनको अगर इनकी किसी बात पे एतमाद ना करें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इनको किसी बात पे एतमाद ना करें, क्योंकि बेशक ये आपको पाँव पड़ जाएँ, बेशक ये आपको गले लगा लें, बेशक ये आपको गिफ्ट दें, बेशक ये आपको ब्राइब करने की कोशिश करें, बेशक जो मर्ज़ी करने की कोशिश करें, लेकिन आप इनकी बातों में हरगिज़ ना आएँ। क्योंकि एक दफ़ा आपने इनको दे दिया तो अगली दफ़ा ये आपको डबल जो है वो आपको डसेंगे, आपको काटेंगे, आपको नुकसान पहुँचाएँगे। तो रियासत जो है वो अब मज़ीद इस तरह की चीज़ों की मुतहम्मल नहीं हो सकती, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके खिलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इस सिलसिले में जो है वो जो चीज़ें जो हैं वो बड़े अच्छे और आसान तरीके से आगे सरअंजाम दी जाएंगी। तो इसमें एक और चीज़ मैं वाज़ा करता चलूँ कि ये जो मरीम नवाज़ हैं ये अब क्या मुस्लिम उनको अपने नाम पर रजिस्टर करवाएंगी या कि शहबाज शरीफ को पार्टी से बाहर करेंगी, तो ये भी देखना बाकी है। और दूसरा ये कि मैं आपको ये एक और बात कहूँगा कि शहबाज शरीफ को भी ट्रस्ट ना करें। मैं यही कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जो हैं वो एक चोर दरवाज़ा कह लें, शहबाज शरीफ का चोर दरवाज़ा है मुस्लिम नून के लिए कि वो उस दरवाज़े से दोबारा से पावर पॉलिटिक्स में एंटर होने की कोशिश कर सकती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ को किसी किस्म की माफ़ी जो है वो ना दी जाए, और उनकी कोशिश किसी बिल्कुल ओपन सेट है तो उनको जो भी सज़ा बनती है, जो भी कानूनी सज़ा बनती है उनको वो दी जाए। अगर वो साबित होता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, तो उनके ऊपर भी किसी किस्म का एतबार या एतमाद ना किया जाए। तो इसी साथ चलते हैं कि अब इसमें एक और चीज़ हमने देखनी थी कि ये बयान जो हैं बेसिकली अब क्यों दिए जा रहे हैं, और इसमें इनका मकसद क्या है, और इन बयान को आगे प्रमोट कौन कर रहा है, इनको यूज़ कौन कर रहा है। बेसिकली इनको यूज़ कर रहा है इंडिया, आपको पता ही है, और इसके पीछे जो इसराइल जो है वो बेसिकली फाइनेंसर है। इसके पीछे इसराइल जो है वो बेसिकली इन सारी चीज़ों की डोरियाँ हिला रहा है, और इनको बेसिकली पुतले हैं, मोहरे हैं ये अपोजिशन के अरकान जो हैं, और ये इस तरह से वो मैनिपुलेट करे चीज़ों को कि पाकिस्तान में क्योस और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की ऐसा कहूँगा कि वो अपनी जो पाँव पे खड़ी रहे और अपनी मजबूती से कायम है अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर, कि हम किसी किस्म की कोई भी ढील ना दे दें किसी को। और अगर आपने एक दफ़ा स्टैंड ले लिया तो ये पाकिस्तान की नस्लों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा और बहुत बड़ा कर्म होगा पाकिस्तान की नस्लों के ऊपर उनकी, और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर सिक्योर हो जाएगा इन चीज़ों के बाद, कि अगर आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि उनको किसी मुस्कान नहीं देना आपने। तो इसी सिलसिले में
एक अहम खबर मैं आपको देता चलूँ इसमें, तो ये था कि मुस्लिम नून के जो बलूचिस्तान के जो सदर थे यानी कि अब्दुल कादिर बिलो साहब, उन्होंने मुस्लिम नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून जो है उसको साथ मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, उनके नज़रिए को आगे लेकर नहीं चल सकता। तो आप देख रहे हैं कि क्या इसके बाद जो मज़ीद मुस्लिम नून के रहनुमा जो है वो डिसोन करते हैं मुस्लिम नून के इस नज़रिए को, नवाज के इस नज़रिए को, नवाज के इस आइडियालॉजी को जो कि रियासत मुखालिफ है और भारत नवाज एजेंडा जिसको आगे लेकर चल रहे हैं, तो उसको भी देखना कि क्या मुस्लिम नून जो है उसको जगह आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। तो इसी में हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी जो है बेसिकली इस चीज़ों में, तमाम चीज़ों में अपने आप को साइड पे रखे हुए है, वो पतली गली से निकलने की कोशिश करी। पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि ये आप इनसे लड़ते बढ़ते रहे और हमें पतली गली से जाने दें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि चाहे वो PTI का कोई मेंबर कौमी असम्बली हो या कोई मुस्लिम का मेंबर कौमी असम्बली हो या फिर वो पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली हो, अगर वो उसको करप्शन में मुलव्वस है, अगर वो धांधली में करते, अगर करप्शन में मुलव्वस है या किसी किस्म की गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, तो उसको कार्रवाई की सज़ा दी जाए और उसको यानी कि निशानी इबरत बनाया जाए, ताकि लोगों को एग्जाम्पल हो कि अगर आप अब इस मौजूदा 21वीं सदी में करप्शन करेंगे तो आपका ये हाल होगा, आपका ये अंजाम होगा। तो इसी तरह ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, इसी तरह हम जो है आगे तरक्की कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आगे बहुत ही पाकिस्तान का सरदार ब्राइट है, बहुत ही रोशन है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही तापनाक है। तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब कायदा ने देखा था और जिसकी ताबीर के लिए इमरान खान जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक से चलते हैं सीधा तुर्की के ज़लज़ले को। तो हुआ कुछ तुर्की में एक मैसिव ज़लज़ला आया है 7.0 का, जिसके तहत बाद जो था वो तुर्की में हालात जो थे, यानी कि वो तुर्की का शहर जो अजमेर था, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर समझा जाता है, बहुत ही यानी कि शानदार सिटी है, बेसिकली साहिली शहर है, तो उसमें एक इंतहाई 7.0 यानी कि इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आया और उसकी गहराई जो थी सिर्फ 16 किलोमीटर थी, यानी 16 मीटर गहराई थी उसकी। समुंदर की नीचे बेसिकली ज़लज़ला आया, समुंदर के अंदर इर्तियाज पैदा हुआ, वेव्स गई और जिसके बाद जो था इजमीर शहर जो था और इसके अलावा ग्रीस का इलाका जो था, इसके अलावा जो बल्गारी का इलाका था वो भी हिल गया, इससे पूरी तरह शेक हुआ। लेकिन जो नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ वो हुआ तुर्की को, तुर्की का शहर जो इजमीर था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उसमें सब मुतअद्दिद जो इमारतें थी वो ज़मीन बोस हो गई, जिसके नीचे में काफ़ी लोग जो थे वो शहीद हो गए और काफ़ी लोग जो है वो सब ज़ख्मी हैं। तो इसके बाद जो था जब ये ज़लज़ला आया तो उसके बाद समुंदर की लहरें जो थीं वो काफ़ी बुलंद हुई और उसके बाद समुंदर का पानी जो था वो शहर के अंदर दाखिल हो गया और शहर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे उठाना पड़ा। तो इसमें अब देखना ये है कि तुर्की गवर्नमेंट जो है वो सब फौर तौर पर रेस्क्यू रिलीफ जो उसने शुरू कर दी हुई है और तुर्की ने अब जो है वो मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है उन इलाकों में जहाँ पर ये ज़लज़ला आया है और हर मुमकिन तौर पर उनकी मदद फराहम की जा रही है इस वक्त। और पाकिस्तान के अवाम भी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इस वक्त तुर्की गवर्नमेंट से इज़हार यकजहती है, पाकिस्तान के अवाम भी तुर्की के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ कहने कि अगर तुर्की को किसी किस्म की मदद देता है पाकिस्तान जो है वो हर मुमकिन मदद करेगा तुर्की की, और तुर्की को कभी इस मुश्किल घड़ी में कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा और उसके साथ हमेशा उसी तरह खड़ा रहेगा जिस तरह एक सच्चा दोस्त और एक मुखलिस दोस्त जो होता है वो साथ खड़ा होता है आपके साथ। तो इसी तरह चलते हैं अब कहते हैं माइक पोम्पे के विज़िट के ऊपर कि माइक पोम्पे जो है वो 5 रोज़ा दौरे के ऊपर से 5 महीने के दौरे के ऊपर इस वक्त पहुँचे हुए थे। एशियन कंट्रीज़ में सबसे पहले उन्होंने किया इंडिया का, जिसमें पर उन्होंने मुलाकातें की राजा सिंह से, इसके अलावा जयशंकर से मुलाकातें की और फिर आखिर में उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से जो थे इंडिया के उनसे मुलाकातें की और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम डॉक्यूमेंट जो था जिसकी पिछले बात कर चुके हैं BK एग्रीमेंट, उसको उनको साइन किया, उसके बाद दस्तखत किए और उसके बाद उन्होंने वो जो था इंडिया ने अपना टोटल सरेंडर कर दिया अमेरिका को अपना तमाम दफ़ाई आलात तमाम दफ़ाई हसास सेटेलाइट डाटा जो था वो उसने हैंड ओवर कर दिया है इस वक्त अमेरिका को। वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर अमेरिका का जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है बन चुका हुआ है और वो अब किसी भी लम्हे जो है वो इन चीज़ों को जो है बस उससे अमेरिका के सिग्नल का इंतज़ार है इंडिया को कि कब अमेरिका सिग्नल दे तो हम ये इसको एक्टिवेट करें जंग को पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़, क्योंकि इसलिए उन्हें कंटेन चाइना को करना है और उसके सिलसिले से उन्हें पाकिस्तान के चूँकि इंडिया ने पाकिस्तान को भी अपन हमला करना है तो दोनों मुल्क जो हैं उस वक्त निशाने पे है इस वक्त इंडिया को पाकिस्तान जो चाइना दोनों इस वक्त तैयार है। दोनों को कहा गया कि 24 घंटे जो है उनकी आर्मी जो है वो हर वक्त तैयार हो, वो एक्टिव हो, अलर्ट हो। उन्होंने कहा कि आप हर वक्त 24 घंटे चुकन्ना रहें क्योंकि दुश्मन जो है वो किसी भी वक्त जो है वो कोई भी छेड़खानी या कोई भी गलत हरकत जो है वो कर सकता है। तो इस सिलसिले में जो पाकिस्तान और चाइना जो हलमा और हरदम तैयार है, पाकिस्तानी अवाम और चाइनीज़ अवाम जो है वो हलमा और हरदम तैयार हैं। तो इस सिलसिले में माइक पोम्पे जब डील की तो उसके बाद वो गए, उसके बाद के वो कहते हैं मालदीव गए और फिर वो श्रीलंका भी गए। तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अहम जो माहदे थे वहाँ पर साइन किए। चाइना को भी
श्रीलंका में उन्होंने कहा कि आपने जो पोर्ट दिया चाइना को, उसकी वजह से भी डिस्कशन की गई कि आप ये पोर्ट जो है उसको माहिदा कैंसिल किया चाइना के साथ। इसका मालदीव जो मालदीव में उन्होंने कहा कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है उनको ख़त्म किया जाए मालदीव में इस तरह का। उसका वो फिर इंडोनेशिया में उन्होंने कहा कि आप जो है ये जो माहिदा जो है वो कैंसिल करें चाइना के साथ, और हमारे साथ जो है अपना स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन जो है वो जारी रखें, अपने हमारे साथ स्ट्रेटेजिक जो उसको बढ़ाएँ। तो इसी बात वो चले गए वियतनाम में बने अपने वो जो अहम जो वहाँ पे जो है गुआम का जजीरे जो है उसके मतलब दूसरी जजीरे हैं वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी प्रेजेंस को उन्होंने बेहतर बनाया। वहाँ पे उन्होंने बेसिकली वियतनाम से भी ताल्लुक जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको पता है कि चाइना जो है वो यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा सकता है। तो बेसिकली अमेरिका जो है वो पूरी तरह कोशिश करे कि चाइना को कंटेन करे, चाइना को रोके, लेकिन चाइना जो है वो दुनिया के सुपर पावर बनने जा रहा है और इंशाल्लाह सुपर पावर होगा। और इस वक्त दुनिया में जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो इंशाल्लाह जो ख़त्म होगा और दुनिया आएगा फिर बाईपोलर की तरफ चली जाएगी और बैलेंस ऑफ पावर जो दुनिया में दोबारा कायम होगा। तो अब देखना ये कि दुनिया फ्यूचर में कैसी होती है, 2021 में कैसी होती है, तो ये अभी आने वाले वक्त पता चलेगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो अहम चीज़ें चल रही हैं इस खत्ते में क्या इनके साथ पाकिस्तान के ऊपर कैसे होंगे, और इसके बाद जो फ्यूचर में इनका क्या इम्पैक्ट होगा। और इसमें एक अहम चीज़ बताता चलूँगा आपको कि 2021 में जो है वो हालात जिस अब तेज़ी से रोनुमा हो रहे हैं, जिस तेज़ी से हर दिन एक नई डेवलपमेंट आ रही है, तो बेहतर ये है कि दुनिया में जो है वो अब एक बहुत बड़े ग्लोबल चेंज की तरफ जाने वाली है। वो ग्लोबल चेंज कैसा होगा, वो ग्लोबल रीसेट कैसा होगा, तो ये आने वाले वक्त में चलेगा। और तो जिसको यूरोप में जो सब बेसिकली यूरोप अपने आप को खुद तबाह कर रहा है लॉकडाउन करके, वो लॉकडाउन और जिसने इमरान खान ने अपनी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, उसने जब किया, तो इसी तरह की पॉलिसी अगर यूरोप अपनाए तो अपने आप को माशी तबाही से बचा सकता है और अपने उस यहूदी एजेंडे की तकमील को नाकाम बना सकता है जो उस वक्त कि बेसिकली वो चाहते हैं कि दुनिया में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कायम की जाए, सेंट्रलाइज इकोनॉमी कायम की जाए। तो वो चीज़ें जो हैं वो दुनिया की सिक्योरिटी, दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी और सलामती के लिए ख़तरनाक हैं। तो इस चीज़ों को वो इस पेंडेमिक को बेसिकली यूज़ कर रहा है इसराइल जो दुनिया में अपना वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और सेंट्रलाइज इकोनॉमी का जो सिस्टम है वो लाना चाहता है। तो बेसिकली अगर आपने अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाना है तो आप स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की तरफ जाएं, जो कि पीएम इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाई है, और स्मार्ट लॉकडाउन को अपनाएं ताकि दुनिया को एक बड़े माशी तबाही से बचाया जा सके। क्योंकि लॉकडाउन जो है वो एक माशी तबाही है, और आप अगर अपनी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे तो डेफिनेटली एक मुल्क जो है वो फिर ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला के इंतहाई करम है कि अल्लाह ताला ने फजल किया, करम किया, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन एहतियाती तदबीर का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखें और उनको मजबूत अपनाएं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है सेकंड वेव पर भी उसी तरह शिकस्त देगा जिसने पहली वेव में शिकस्त दी थी। और गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी कहूँगा कि वो उसी तरह स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को आगे कैरी ऑन करे और कभी कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ ना जाए। तो नाज़रीन, इस नए ग्लोबल चेंज, इस नए ग्लोबल रीसेट में जो मरकज़ी किरदार अदा करेगा वो करेगा अमेरिका, और ये हालात जो का तयन जो होगा वो होगा अमेरिकी इलेक्शन जो नवंबर 3 को होने जा रहे हैं। उससे पता चलेगा कि नया अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो कौन बराजमान होता है सदर वाइट हाउस में, और कौन बनता है अमेरिकी सदर। क्या जो बाइडन जो है वो सदर वाइट हाउस में जाने के हल पाते हैं, क्या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दोबारा से इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर पाते हैं, और क्या वो दोबारा इलेक्शन जीत पाते हैं, और क्या वो आगे नए ग्लोबल चेंज या नए ग्लोबल रीसेट को जो क्या वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और क्या वो दुनिया में कोई नई चेंजेस लेके आते हैं, क्या वो इसराइल को उस एजेंडे को प्रमोट करते हैं वन गवर्नमेंट और वन इकोनॉमी को, या फिर वो दोबारा से उसी दुनिया को पुरानी शेप में बहाल करते हैं जिस तरह दुनिया कोविड से पहले चल रही थी उस टाइम। तो ये भी जाने वाले देखने बाकी है। उससे बचाते हैं फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस में हालात जो हैं वो फ्रांस के हालात वैसे मैक्रोन ने खुद ख़राब किए हैं अपने, और ख़ुद उसने जो उन गुस्ताखाना खाकों की हिमायत की है वो एक इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और दूसरा देखना भी ये है कि फ्रांस जो है वो अब उसने चूँकि लॉकडाउन की आड़ में फ्रांस ने सदर मैक्रोन ने पूरा लॉकडाउन फ्रांस जो बंद कर दिया हुआ, तो अब जो है वो मुजाहिरे जो है वो उनको कटेल कर रहा है। और दूसरा ये कि देखना है कि अगर फ्रांस एक और चीज़ में बताता चलूँ कि फ्रांस जब इसलिए तैयारी कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है, जिस तरह इंडिया ने तैयारी की थी फॉल्स फ्लैग करवाया था पुलवामा में, तो इसी तरह फ्रांस जो है वो भी तैयारी कर रहा है कि फ्रांस में कोई ऐसा वाक़या फॉल्स फ्लैग करवाया जाए जिसके बाद वो इल्ज़ाम जो है वो तुर्की या फिर किसी और मुल्क पर लगाया जाए, तो उसके बाद जो है उस मुल्क के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। या फिर उसी तरह सेम अटैक जो है वो प्लान करा फॉल्स फ्लैग अटैक का, जिसने अमेरिका में 9/11 का प्लान का वो कोई प्लान बना रहा है फ्रांस जो है वो उस तरह की कोई कार्रवाई करने की जो है वो प्लानिंग कर रहा है। तो अब देखना ही है कि ये फ्रांस जो है वो कोई फॉल्स फ्लैग करवाता है और क्या कोई वाक़या करवा के क्या फ्रांस में दोबारा हालात जो है वो ख़राब करवाता है मैक्रोन, और क्या वो इनका इल्ज़ाम तुर्की या किसी और मुस्लिम कंट्री के ऊपर लगाता है और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। तो ये देखने बाकी है। और
बेसिकली मैकरॉन जो है एक बहुत बड़ी ग्रेट गेम खेलने जा रहा है, और क्या वो ग्रेट गेम में कामयाब हो पाता है, और क्या मुस्लिम वाले क्या उस गेम की उनकी चालों, उनकी तकनीकों, उनकी जो की जहन साजी को पढ़ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, और क्या उसको पढ़ के उनको समझ के क्या उनके खिलाफ कोई इम्प्लीमेंट या कोई एक्शन प्लान बना पाते हैं, और क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाते हैं। तो ये भी देखना आने वाला फिल्म बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब से अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और हमें तो हम याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।